Alright, let's formally begin with the class today. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह के मैट्रिसेस के पास पेपर्स के सवालात इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। मैट्रिसेस में काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन ली थी, तो जो मसले मसाइल छोटे मोटे बचे हैं, जो भी मतलब पास पेपर के सवाल में मसले आए हैं, उसको इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो आज का पहला मसला है। और 2 के पार्ट बी में मसला रिपोर्ट किया गया है, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं ताकि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हमें समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। 3 brands of cat food are sold at 2 stores। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि दो किस्म के सवाल होते हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल सॉल्विंग वाले सवाल होते हैं और एक वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले केसेस में सबसे पहला टास्क ये होता है कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ पाएं कि सिनेरियो क्या चल रहा है। तो लॉजिकली आप सोचा करें, सिनेरियो को दिमाग में लाया करें, ये सोचें कि अगर ये सिनेरियो आपके सामने हो रहा होता तो क्या किस तरह से चीज़ें होती, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती और किस तरह हम नॉर्मल कैलकुलेशंस करते। जिस तरह नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी चाहिए थी उसी पैटर्न पे हमें मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेशंस करते हैं। टास्क बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, जिससे इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन 2 एक अच्छा सवाल है जो हमारा कॉन्सेप्ट इस मैटर में क्लियर करेगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट लेते क्वेश्चन नंबर 2 से। 3 brands of cat food are sold at 2 stores. The following table shows the price of each brand at each store. The prices are given in cents per 100 grams. Data is given for the months of May and June. अच्छा, अगर आप सोचें, इंटरनलाइज करें तो ये क्या दिया हुआ है? 2 स्टोर्स हैं, सही है, और 2 स्टोर्स में बिल्ली के खाने मिलते हैं। प्रॉपर तरीके से सोचा करें सिनेरियो ताकि समझ आए। अब 3 brands of cat food are available. Brand A, brand B and brand C. 3 अलग अलग ब्रांड्स हैं और 2 स्टोर्स हैं, स्टोर 1 स्टोर 2। स्टोर 1 पे ब्रांड ए की प्राइस है 9.4 सेंट्स। अच्छा, ये प्राइसेस लिखा हुआ वाज़ेह हुआ है, दे आर इन सेंट्स पर 100 ग्राम्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो दी हुई है इसने। जो पार्ट बी में मसला है वो भी इसी वजह से आता है कि हम सवाल सही से नहीं पढ़ते। तो सेंट्स पर 100 ग्राम्स, तो हम कह रहे हैं स्टोर 1 में ब्रांड ए 9.4 सेंट्स पर 100 ग्राम, ब्रांड बी 10.2 एंड ब्रांड सी 11.4। इसी तरह स्टोर 2 में 9.6, 10.4 एंड 11.0 सेंट्स पर 100 ग्राम्स। अच्छा, अब डाटा इज गिवन फॉर द मंथ ऑफ मई एंड जून, ये भी हाईलाइट करें। इसका मतलब ये वाला जो डाटा दिया हुआ है हमारे सामने, ये जो टेबल दिया हुआ है ये मई का है और ये जो टेबल हमें दिया हुआ है ये जून का है। तो मई में 2 स्टोर्स में 3 ब्रांड्स की प्राइसेस क्या थी और जून में क्या प्राइसेस थी वो हमें दी हुई है। अच्छा, इट इज गिवन दैट x इज इक्वल्स टू, अच्छा अब एक मैट्रिक्स है x, मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स x जो है वो आप देख सकते हैं मे का पूरा डाटा कंटेन कर रहा है। 9.4, 10.2, 11.4, 9.6, 10.4, 11.0। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो 3/2 मैट्रिक्स है, अगर हम देखें तो x वाला जो मैट्रिक्स है वो कौन सा वाला है? 3 rows and 2 columns, 3/2 मैट्रिक्स। इसी तरह y वाला भी 3/2 मैट्रिक्स है, 3 rows 2 columns। और ये मे का सेट है, मे का मैट्रिक्स है, और y वाला जो है वो जून का मैट्रिक्स है। ए पार्ट 1 तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें उसने मुझे कहा इवैल्यूएट y माइनस x, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे है ये। हमने कहा था मैट्रिसेस सब्ट्रैक्शन बड़ी इजी है, ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिसेस का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर सेम है। तो मैं लिखता हूँ y विच इज 9.8, 10.2 एंड 12.0, फिर 10.0, 10.2 एंड 12.0, ये मैट्रिक्स y हो गया, माइनस मैट्रिक्स x विच इज 9.4, 9.6, 10.2, 11.4 और यहाँ 10.4 और 11.0। अच्छा, y माइनस एक्स करना है तो माइनस क्या करेंगे, हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करेंगे। मतलब 9.8 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9.4 है,
10.0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9.6 है, एंड सो ऑन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 9.8 माइनस 9.4 हो जाएगा 0.4, 10.0 माइनस 9.6 हो जाएगा 0.4, 10.2 माइनस 10.2 हो जाएगा 0, 10.2 माइनस 10.4 हो जाएगा माइनस 0.2, 12.0 माइनस 11.4 हो जाएगा 0.6, 12.0 माइनस 11.0 हो जाएगा 1.0। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला सेट आ जाएगा, मैट्रिक्स आ गया y माइनस एक्स। इसको निकालना इंतहाई आसान था, हमने निकाल लिया। अच्छा, पार्ट 2 जो है वो इसी हिसाब से कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है। एक्सप्लेन व्हाट द नंबर्स इन योर आंसर रिप्रेजेंट। एक दफा उसने एक मैट्रिक्स निकाला, बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है। ये जो मैट्रिक्स है इसकी जो एलिमेंट्स है 0.4, 0, 0.6, 0.4, माइनस 0.2, 1.0, ये क्या इंडिकेट करते हैं? व्हाट द नंबर्स इन योर आंसर रिप्रेजेंट। इस मैट्रिक्स में जो अंदर एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर आप सोचें थोड़ी देर के लिए, तो व्हाट वाज वाई? वाई वाज द प्राइजेस इन, वाई वाला जो था ये क्या था? प्राइजेस इन जून। एक्स वाला मैट्रिक्स क्या था? प्राइजेस इन मई। जब वाई माइनस एक्स है तो क्या हुआ? द डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेस, the difference between the prices of each brand of cat food at each store। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो किस तरह कर सकता हूं? The difference in the prices between May and June the difference in the prices between May and June the difference in the prices of cat food of each brand at each store between May and June। अब अंग्रेजी तो आप किसी भी तरह ड्राफ्ट करें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पैगाम पहुंचना जरूरी है। जो हम सोच रहे हैं वो पहुंचना एग्जामिनर तक जरूरी है। डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ कैट फूड ऑफ ईच ब्रांड, क्योंकि 3 ब्रांड्स थे, ऑफ ईच ब्रांड एट ईच स्टोर, क्योंकि 2 स्टोर्स थे, हर स्टोर पे जो डिफरेंस था हर ब्रांड में बिटवीन मे एंड जून। किसी भी तरह आपने पैगाम पहुंचा दिया तो आपका आंसर उस तक पहुंच गया। पीछे भी आप जो है वो अंग्रेजी जो लिखी हुई है बुक के पीछे आंसर्स में, वो भी आप पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। उससे ज्यादा डिटेल में हमने बात कर दी, जिसमें हमने हर बात को कैटर कर दिया। अच्छा, तो पार्ट ए वो सिंपल, पहले कैलकुलेशन करना फिर उसका कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी। वर्ड प्रॉब्लम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो डाटा, गिवन डाटा को और जो अल्फाज एग्जामिनर ने यूज किए उसको बड़ी गौर से पढ़ा करें। तो आइए पार्ट बी बड़े गौर से पढ़ते हैं। The cat food is sold in tins containing 500 grams। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। The cat food is sold in tins containing 500 grams। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है 500 grams per tin। एक टिन में कितने आ सकते हैं भाई? एक टिन में कितना फूड डाला जाता है? 500 ग्राम्स। जरा नजर डालें तो ये जो प्राइजेस हमें दी हुई थी मई और जून की, ये कितने ग्राम्स की थी? ये सिर्फ 100 ग्राम्स की प्राइजेस थी। अब अगर मुझे कोई कहता है कि भाई पूरे टिन की प्राइस निकालो, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी की प्राइजेस निकालनी है स्टोर 1 स्टोर 2 पे, एक टिन की प्राइस पर टिन, ये तो मास पर टिन है ना। 500 ग्राम्स पर टिन मतलब है मास पर टिन, मास इन ग्राम्स। अब मुझे सबसे पहले अगर लेट सपोज निकालना हो प्राइस पर टिन, तो वो जो प्राइजेस दी हुई थी वो 100 ग्राम्स की दी हुई थी, और टिन में तो 500 ग्राम डाला जाता है। तो व्हाट विल आई डू? आई विल मल्टीप्लाई एक्स बाय 5, है ना। 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 को y से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास मई और जून की पर टिन प्राइजेस आ जाएंगी। अगर मैं पर टिन प्राइजेस निकालना चाहता हूं तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा x वाले मैट्रिक्स से और y वाले मैट्रिक्स से,
क्योंकि एक्स और वाई वाले मैट्रिक्स तो प्राइस पर 100 ग्राम्स थे और टिन में तो 500 ग्राम आते हैं जो कि 5 गुना ज्यादा है। लिहाजा उन प्राइजेस को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मई की प्राइस अगर निकालना चाहता हूं तो 5 से एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा और जून की पर टिन प्राइस निकालना चाहता हूं तो 5 को वाई से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, फिर कह रहा है राइट डाउन द मैट्रिक्स एम सच दैट एक्स एम विल शो। वो कह रहा है, अब सुने क्या कह रहा है, बोल रहा है एक्स तो एक मैट्रिक्स आपके सामने है, बोले एक मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स एम है, वो क्या मैट्रिक्स होगा, राइट डाउन द मैट्रिक्स एम सच दैट द प्रोडक्ट एक्स एम will show for each brand the total cost and cents of buying 10 tins। बड़े इंपॉर्टेंट बात है, 10 tins at both stores during May। अच्छा, यहाँ XM क्यों लिखा हुआ है? अब देखें, XM लिखा हुआ है, वाई का कोई जिक्र नहीं है। वाई का जिक्र क्यों नहीं है भाई? क्योंकि एग्जामिनर ने जून का कोई तस्करा नहीं किया। एग्जामिनर किसकी बात कर रहा है? एग्जामिनर मई की बात कर रहा है। और ये जो x था ये भी मई का मई में प्राइजेस थी, लिहाजा y का कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा y को टच नहीं करना। जून का जिक्र नहीं है इसलिए y को टच नहीं करना। x गिवन मैट्रिक्स है, m इज द मैट्रिक्स दैट इज टू बी फाउंड। अच्छा, x को जब m से मल्टीप्लाई करें तो हासिल क्या करना है? तो उसने बोला टोटल कॉस्ट एंड सेंस चाहिए ऑफ बाइंग 10 टिन्स। कितने टिन्स भाई? 10 टिन्स। तो जरा नोट करें, 10 टिन्स की बात हो रही है। अच्छा, ये जो प्राइजेस मैंने लिखे हुए हैं ये प्राइजेस पर टिन है। 5 को x से मल्टीप्लाई, अच्छा जून वाला तो किस्सा ही क्लोज हो गया, जून को काट दिया मैंने भाई, जून तो चाहिए ही नहीं। जब मैंने 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास पर टिन प्राइजेस आ गई। जब मैंने, अभी मैं सिर्फ नंबर्स किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास प्राइस पर टिन आ गई। अब मुझे वो कह रहा है 10 टिन्स खरीदने गया एक बंदा, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? मैं क्या करूंगा? प्राइस पर टिन को जब मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे पास क्या हासिल हो जाएगा? मेरे पास 10 टिन्स की प्राइस आ जाएगी। आई विल गेट द प्राइस ऑफ 10 टिन्स। अच्छा, पर प्राइस जो है, पर टिन की जो प्राइस है दैट इज 5x, लेट सपोज। सही है जी। अब अगर मैं पर प्राइस को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या हासिल होगा? 5x इंटू 10 हो जाएगा 50x। तो यहां से मुझे समझ ये आता है कि मुझे x को 50 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये तो एक स्केलर है 50 को x से डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अच्छा, 50 को अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्या हासिल होगा ये भी आपको बताता हूं। 50 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, 9.4 9.6 10.2 10.4 11.4 11.0। बहुत गौर से सुने, इंशाल्लाह सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। बहुत गौर से सुने, सवाल कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझाने में मुझे भी टाइम लग रहा है, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना डायरेक्ट इससे, तो 50 तो मैट्रिक्स नहीं है, उसने तो बोला m जो है वो मैट्रिक्स है, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। तो 50 को जब मल्टीप्लाई करूंगा ना भाई, तो पता है क्या आएगा? तो ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी की इंडिविजुअल प्राइजेस आएंगी 10 टिन्स की, स्टोर 1 और स्टोर 2 दोनों पे। जबकि एग्जामिनर ने क्या बोला है भाई? एग्जामिनर ने बोला है टोटल कॉस्ट इन सेंस ऑफ बाइंग 10 टिन्स एट बोथ स्टोर। जब दोनों स्टोर से 10-10 टिन्स खरीदूंगा, जब दोनों स्टोर से 10-10 टिन्स खरीदूंगा तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी? मतलब स्टोर 1 पे मैं गया, स्टोर 1 पे जाके बोला भाई ब्रांड ए के 10 टिन्स दे दो। स्टोर 2 पे गया, वहां भी गया और बोला ब्रांड ए के 10 टिन्स दे दो, तो 10 और 10 20 टिन्स हो गए। एग्जामिनर ने सवाल में यही जिक्र किया है। फिर पढ़ें, each the total cost and cents, total cost and cents of buying 10 tins
एट बोथ स्टोर्स, दोनों स्टोर्स पे जाके 10-10 डब्बे खरीदे। तो जब मैं 50 को 9.4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो स्टोर 1 पे 10 टिन्स खरीदने की प्राइस आ जाएगी। जब 50 को 9.6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो स्टोर 2 पे ब्रांड ए के 10 टिन्स की प्राइसेस आ जाएंगी। एग्जामिनर कह रहा है मुझे ब्रांड ए की टोटल कॉस्ट बताओ क्या होगी। तो अब इस कॉन्सेप्चुअली जरा सोचें, अगर मैं मैन्युअली टोटल कॉस्ट निकालता हूं तो पता है कैसे निकालूंगा? अभी ब्रांड ए की निकाल रहा हूं, तो मैं कहूंगा 9.4 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये ब्रांड ए स्टोर 1 की प्राइस आ गई 10 टिन्स की, प्लस 9.6 मल्टीप्लाई बाय 50 करूंगा तो स्टोर 2 की ब्रांड ए की प्राइस आ जाएगी, दोनों को प्लस कर दूंगा तो ब्रांड ए की टोटल कॉस्ट जो 20 टिन्स की है वो आ जाएगी। अच्छा, भी इसी तरह ब्रांड बी की निकालूंगा, फिर ब्रांड सी की निकालूंगा। तो एग्जामिनर कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स बताओ जब मैं x को m से मल्टीप्लाई करूं तो एक ऐसा मैट्रिक्स आए जो मुझे ब्रांड ए की टोटल कॉस्ट बता रहा हो, ब्रांड बी की टोटल कॉस्ट बता रहा हो और ब्रांड सी की टोटल कॉस्ट बता रहा हो। मतलब ब्रांड ए की जो 10-10 टिन्स खरीदे, कुल मिला के 20 टिन्स खरीदे दोनों स्टोर से, उसकी टोटल कॉस्ट बताओ। तो अगर मैं 50 को डायरेक्टली x से मल्टीप्लाई करता तो मुझे वो हासिल नहीं होता जो एग्जामिनर ने मांगा है। मुझे पता है क्या हासिल होता? 10 tins at store 1 and 10 tins at store 2, ब्रांड ए की बात। फिर ब्रांड बी का इसी तरह 10 tins at store A, 10 tins at store B, स्टोर 1 स्टोर 2। फिर ब्रांड सी का भी यही 10 टिन्स के डब्बे, उनकी प्राइसेस स्टोर 1 पे और फिर स्टोर 2 पे। तो ये तो 6 आइटम्स हो जाते। एग्जामिनर नहीं कह रहा है ये, एग्जामिनर कह रहा है भाई इस तरह नहीं बताओ, ब्रांड ए को टोटल करके बताओ। तो 15 to 9.4 प्लस 15 to 9.6 करके जो आएगा ना, वो एक साथ होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है भाई? तो आप सोचिए जरा, एक्स एम, एक्स कौन सा मैट्रिक्स है? एक्स है 9.4, 10.2, 11.4। बस सवाल खत्म कर रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा ताकि बात समझ आ जाए। आराम से समझाने का वजह होती है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, एक्स तो लिख दिया, अब एम क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा कि जब इक्वल टू के बाद उनकी मल्टीप्लाई का फाइनल आंसर आएगा तो वो मुझे ब्रांड ए की टोटल कॉस्ट बता रहा होगा, ब्रांड बी की टोटल कॉस्ट बता रहा होगा, ब्रांड सी की टोटल कॉस्ट बता रहा होगा और कितने टिन्स की प्राइसेस बता रहा होगा? 10 टिन्स, 10 टिन्स जिसमें हर टिन 500 ग्राम का है। तो अब मैं क्या करूं? तो अब मुझे सोचे, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की जब होती है तो क्या होता है? मैं चाह रहा हूं 9.450, मैं चाह क्या रहा हूं पहले तो ये क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। मैं चाह रहा हूं ये ब्रांड ए है, ये ब्रांड बी है, ये ब्रांड सी है। मैं चाह रहा हूं कि 9.450 से मल्टीप्लाई हो, 9.6 भी 50 से मल्टीप्लाई हो और ये दोनों ऐड हो जाए। जब मैं एक्स और एम को मल्टीप्लाई करूं तो क्या हासिल होना चाहिए? 9.450 से मल्टीप्लाई हो, 9.650 से मल्टीप्लाई हो और दोनों ऐड हो जाए। अब सुने, मैंने यहां जब 50 लिखा और जब यहां भी 50 लिखा तो क्या होगा? सोचे जरा, पहली रो जब मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, इसमें तो कॉलम ही एक है, मल्टीप्लिकेशन यूं होती है, अगर आप याद रखें तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होती है। तो ये दो कॉलम्स हैं, यहाँ दो रोज हैं, इस शेप में मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी दो एलिमेंट्स हैं। तो देखे सोचे 9.4 मल्टीप्लाई होगा 50 से, फिर 9.6 50 से मल्टीप्लाई होगा और ऐड हो जाएंगे और ब्रांड ए का टोटल आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। क्यों भाई? ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिएगा आप 9.4, एक मिनट दे मुझे, 9.4 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 9.6 मल्टीप्लाई बाय 50। जब मैं x को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला एलिमेंट ये आएगा, पहली रो जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो पहला एलिमेंट आया। अब इसमें था ही एक कॉलम तो बस अब दूसरी रो की बारी। तो 10.2 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 10.4 मल्टीप्लाई बाय 50। फिर थर्ड रो की बात है, 11.4 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 11.0 मल्टीप्लाई बाय 50।
आप सोचेंगी जब टोटल आएगा ना तो ये ब्रांड ए का टोटल होगा, ब्रांड बी का टोटल होगा, इंडिविजुअल स्टोर 1 स्टोर 2 में कितनी प्राइसेस नहीं, 10 टेंस एट स्टोर 1, 10 टेंस स्टोर 2, दोनों को मिला के प्राइस आ गए ब्रांड ए की टोटल, ब्रांड बी की टोटल, ब्रांड सी की टोटल। तो दिस वुड बी अ 3/1 मैट्रिक्स। लेकिन एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो बताओ, नहीं, एग्जामिनर ने कहा है कि एक्स एम में से एम बताओ, जो जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा ऐसा हासिल होगा, ये हासिल होगा, जो हासिल होगा वो नहीं निकालना, एम निकालना है। तो इस केस में हमें एम निकालना है, और अगर मैं आंसर देना चाहूं तो इस केस में मैं आंसर दूंगा एम का, और वो एम है 50-50। दिस विल बी द मैट्रिक्स एम, दिस विल बी माय आंसर। एक दफा सवाल फिर पढ़ लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। Write down the matrix M such that the product XM will show for each brand the total cost of buying 10 tins at both stores during May. M वाला मैट्रिक्स बताओ जो जब X से मल्टीप्लाई हो तो हर ब्रांड की प्राइस आ जाए टोटल 10 स्टोर्स खरीदने के बाद, जो आ जाए वो निकाल के नहीं दिखाना, एम बताना है जो मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने तो एम भी बता दिया, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा वो भी बता दिया। वो मांगा नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था, लिहाजा यहाँ जो आंसर होगा उसमें एम देंगे 50-50। भाई 1 मार्क का सवाल, उसके लिए मैंने आपको इतना डिटेल समझाया क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये सवाल आते ही खास उसके लिए जो डिस्टिंक्शन लाना चाहता है। हर बच्चा इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता था, लेकिन वही कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या मेरे स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ चुकी है या कोई मजीद वजाहत चाहते हैं? मजीद अगर कोई वजाहत चाहता है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है। वजाहत वैसे मैंने डिटेल में बहुत सारी कर दी ऑलरेडी। चले बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कॉपी नहीं किया किसी ने तो मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा बेटा इसके बाद क्वेश्चन 3 में मसला है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। The matrix M is equals to 4y 5 3 given that the determinant of M is y. Determinant of M is y. Find the value of y. बोल रहा है जब मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो आंसर में y आता है। तो एक काम करते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है 4 into 3 पुरानी डायगोनल मल्टीप्लाई माइनस सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई y into 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m इज 12 माइनस 5y। हमने जो डिटर्मिनेंट निकाला वो है 12 माइनस 5y, और एग्जामिनर ने जो डिटर्मिनेंट बताया वो है y। तो अपने डिटर्मिनेंट को इक्वेट कर देंगे उसके डिटर्मिनेंट से। ये उसूल है, जब एग्जामिनर ने एक चीज दी हुई है तो आप खुद निकालते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो 12 minus 5y is our determinant and examiner's determinant is y. Let's equate both. 12 minus 5y equals to y. Equation बन गया, ये हो गया 6y equals to 12 and we have got y equals to 2. तो पहला पार्ट was really simple, यहाँ y का आंसर आ गया 2। अच्छा जब एक दफा y की वैल्यू आ गई then finding the inverse is not an issue.
you can easily find the inverse. Once you have found the value of y, the matrix M will become 4, 2, 5, 3. And now finding the inverse of M is not an issue. तो पार्ट A पार्ट 1 हो जाएगा, तो A पार्ट 2 भी इंशाल्लाह से हो जाएगा. अच्छा, फिर पार्ट B. अच्छा देखें तो ये पेपर 1 का सवाल है और एक कीवर्ड यहां पर लिखा हुआ है राइट डाउन. अंग्रेजी का लफ्ज जो राइट डाउन है इसका मतलब है लिखें, बस लिखें. कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस लिखें. तो सर ये तो इतना बड़ा सवाल है, ये बोल रहा है खाली लिखो. डायरेक्ट कैसे लिखें? जादू तो है नहीं हमारे पास कि हम डायरेक्ट लिख दें. लेकिन बेटा जादू नहीं है आपके पास, लेकिन नॉलेज जरूर है. m इनवर्स को m से मल्टीप्लाई करना है और फिर m को 1 और -2 से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज m इनवर्स इनटू m इनटू 1 -2. सर 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद वो डायरेक्ट आंसर मांग रहे हैं और ये 1 मार्क का सवाल है. बड़ी हैरत की बात है. इसकी वजह ये बेटा कि यहाँ रूल्स लग रहे हैं. रूल्स, कुछ रूल्स हमने सीखे थे. m इनवर्स इनटू m. रूल कहता है एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनवर्स is equals to the identity matrix. Identity matrix के दो रूल्स पढ़े थे. Any matrix multiplied by its inverse is the identity matrix. तो m inverse into m क्या हो गया? Identity matrix हो गया. तो ये हो गया identity matrix into 1 - 2. और फिर एक रूल पढ़ा था, any matrix multiplied by the identity matrix is the matrix itself. कोई भी मैट्रिक्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वापस वही आंसर आ जाता है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब 1 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर में वापस क्या आ जाएगा? 1 - 2. लिहाजा दिस विल बी आवर आंसर. तो अगर आप देखें जो 1 - 2 लिखा हुआ था यही मेरा आंसर हो गया. क्यों? क्योंकि m इनवर्स m बन गया I और I जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वही मैट्रिक्स बरकरार रहा और आंसर के तौर पे क्या देना था? 1 - 2. तो ये रूल्स की टेस्टिंग थी जो एग्जामिनर ने की थी जब ही 1 मार्क का सवाल था और राइट डाउन लिखा हुआ था. अब एक बच्चा वो होगा जिसने m को m इनवर्स से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर 1 0 0 1 आया होगा, फिर उसको 1 - 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, एंड में घुमा फिरा के 10 मिनट लगाने के बाद 1 - 2 उसका आंसर आया होगा. उसको 1 मार्क जरूर मिला होगा, लेकिन जो वक्त उसने जाया किया होगा उसको वापस नहीं मिलेगा. गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता. आपने वक्त जाया कर दिया तो बाकी सवाल में आपको मुश्किलात हो सकती हैं. लिहाजा यहाँ रूल्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाने थे. ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया है. ले लें स्क्रीनशॉट, ले लें फटाफट. अच्छा बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब. A shop sells 2 packets of fireworks. फिर वर्ड प्रॉब्लम में छोटा सा समझते हैं. A shop sells 2 packs of fireworks. Pack A contains 15 rockets and 25 fountains. Pack B contains 5 rockets, 20 mines, and 10 fountains. The prices of single fireworks are rockets $2, mines $3, and fountains $1. This information can be represented by the matrices P and Q below. अच्छा मैट्रिक्स P दिया हुआ है, मैट्रिक्स Q दिया हुआ है. Find PQ. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज वेरी सिंपल. अच्छा मुझे इसमें 4 पार्ट B बोला हुआ है. चलें पूरे डिस्कस कर लेता हूँ. PQ निकालना आसान है. एक्सप्लेन व्हाट द नंबर्स इन योर आंसर रिप्रेजेंट. तो अगर आप देखें जब P को Q से मल्टीप्लाई किया तो हुआ क्या? 15 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ और सब प्लस हो गए. पहली रो जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो ये होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 1. और दूसरा क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकेंड रो पहले कॉलम से, 5 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 1. तो अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है? नंबर ऑफ फायरवर्क्स
उसकी प्राइजेस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पैक ए में 15 रॉकेट से किससे मल्टीप्लाई हो गए? $2 से। 0 माइंस 3 से मल्टीप्लाई हुई, 25 फाउंटेन्स 1 से मल्टीप्लाई हुए। तो ये क्या हुआ? ये पैक ए की पूरी टोटल कॉस्ट आ गई। ये पूरे पैक ए में जितने फायरवर्क्स थे उन सब की कॉस्ट आ गई। और फिर ये है पैक बी की टोटल कॉस्ट आ गई। तो पार्ट 2 में पूछा गया एक्सप्लेन व्हाट द नंबर्स इन योर आंसर रिप्रेजेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप क्या बोलेंगे भाई? द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द फायरवर्क्स ऑफ पैक ए एंड पैक बी रिस्पेक्टिवली। एक एलिमेंट पैक ए की टोटल कॉस्ट डिस्क्राइब कर रहा है और एक एलिमेंट पैक बी की टोटल कॉस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसको अंग्रेजी में अच्छे अल्फाज में आप लिख सकते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द फायरवर्क्स, the total cost of each packet, the total cost of all the fireworks या total cost of each packet, ये भी काफी है। the total cost of pack A and pack B respectively, the total cost of all the fireworks of pack A and pack B respectively। किसी भी तरह इसको बहरहाल डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, फिर आते हैं पार्ट बी पे। इनवर्स ऑफ x minus 1 2 0 is 0 y minus 1 2, find the value of x and the value of y। एग्जामिनर कह रहा है x minus 1 2 0 का जो इनवर्स है वो 0 y minus 1 2 है। अच्छा, इसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहले मेथड 1 बताता हूं। x minus 1, अगर लेट सपोज एक मैट्रिक्स का नाम देते हैं a, x minus 1 2 0 है, तो एग्जामिनर कह रहा है कि जो a का इनवर्स है वो है 0 y minus 1 2। तो इसका तरीका ये है कि आप मैट्रिक्स A का पहले इनवर्स निकालें और अपने इनवर्स को उसके गिवन इनवर्स से कंपेयर कर लें। एग्जामिनर ने इनवर्स दिया हुआ है तो पहले आप इनवर्स खुद से निकाल लें, फिर अपने इनवर्स को एग्जामिनर के इनवर्स से कंपेयर कर लें। तो पहले अपना इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, और डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा? x इंटू 0। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x इंटू 0 इज 0 माइनस 1 इंटू 2 विच इज -2, 0 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट होगा x 0, स्वैप हो जाएंगे, 0x बन जाएगा और -1 2 की साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2। अच्छा, 0 माइनस -2 2 हो जाता है, 1 अपॉन 2 हो जाएगा ये 0 1 -2x। जिस फॉर्म में एग्जामिनर ने आंसर दिया है उसी फॉर्म में हम भी लिखेंगे। 1 अपॉन 2 इंटू 0 इज 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इंटू -2 इज -1 एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x। ये हमारा इनवर्स आ गया। अब हमारा इनवर्स ये है और एग्जामिनर का इनवर्स ये है। नाउ कैन यू कंपेयर बोथ? 0 की जगह 0 है, उसने y दिखा हुआ है, मेरा 1 अपॉन 2 है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि y अपॉन 1, y का आंसर 1 अपॉन 2 है। उसने -1 लिखा हुआ है, मेरा भी -1 है। उसने 2 लिखा हुआ है, मेरा 1 अपॉन 2x है। इसका मतलब 1 अपॉन 2x जो है वो 2 के बराबर है। यहां से x का आंसर आ गया 4। तो पहले मैंने इनवर्स निकाला और अपने इनवर्स को उसके इनवर्स से कंपेयर करके x और y निकाल लिया। ये है मेथड नंबर 1। अच्छा, मेथड नंबर 2 क्या है? मैट्रिक्स भी है, इसका इनवर्स भी है, और हम एक बात जानते हैं, when a matrix is multiplied by its inverse the answer is equals to identity matrix। तो बस यही सेकंड मेथड है कि आप जो मैट्रिक्स दिया हुआ है x minus 1 2 0, इसको पहले a इनवर्स यानी कि 0 y -1 2 से मल्टीप्लाई करें और जो इसका आंसर आए उसे इक्वेट कर दें और कंपेयर कर लें 1 0 0 1 से। वन जीरो जीरो वन। इसका मतलब जब दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 by 2 मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ x एंड y आ जाएगा।
तो आपका ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। इस वाले एलिमेंट को 1 से इक्वेट कर देंगे, इस वाले एलिमेंट को 0 से इक्वेट कर देंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, इस वाले एलिमेंट को 1 से इक्वेट कर देंगे। लेकिन चारों को इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी दो को इक्वेट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 एलिमेंट्स आपके आएंगे और अपने 4 एलिमेंट्स को 1 0 0 1 से इक्वेट कर देंगे, किसी से भी कोई 2 एलिमेंट्स को भी इक्वेट कर देंगे, आपके एक्स और वाई के आंसर आ जाएंगे। रेलेवेंट टर्म्स इक्वेट करने होंगे। तो मेथड नंबर 1 भी रख दिया सामने। मेथड 2 क्या है? मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट कर दें, कंपेयर कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड सबको समझ आ गए भाई? ले ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। फाइव सी तो भाई कोई मसला ही नहीं है इतना बड़ा। 5C में तो खाली ए का इनवर्स निकालना है। ए का इनवर्स निकालना कौन सा मुश्किल है? क्वेश्चन 5 का पार्ट सी पूछा गया है, लेकिन ए इनवर्स निकालना तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या मसला आ रहा है? पीछे आंसर गलत आ रहा है या आप निकाल नहीं पा रहे, क्या मसला है? ए इनवर्स तो मैं हाथों हाथ निकाल लूं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 माइनस 12 माइनस 10, एडजॉइंट है 1 2 माइनस 4 माइनस 3। अब डायरेक्ट इसी फॉर्म में आंसर दे दें या -1 अपॉन 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 10, -1 अपॉन 10 इंटू -4 हो जाएगा 2 अपॉन 5, -3 अपॉन -1 अपॉन 10 इंटू -3 हो जाएगा 3 अपॉन 10, और ये -2 अपॉन 10 हो जाएगा -1 अपॉन 5। या तो आपका डायरेक्टली ये आंसर आप देना चाहें तो भी दे सकते हैं, ये आंसर देना चाहें तो भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है कि ए इनवर्स का आंसर किस फॉर्म में देना है, लिहाजा आप किसी भी फॉर्म में देना चाहें दे सकते हैं। इसमें तो कुछ था ही नहीं कि पूछा जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की जाने बढ़ते हैं। पीछे -3 अपॉन 10 है, नहीं तो पीछे गलती है ना, इसलिए रेज किया गया था सवाल। पीछे अगर -3 अपॉन 10 है तो भाई आप उसको करेक्ट करके 3 अपॉन 10 कर लें, आंसर यही होगा जो मैंने आपके सामने रखा है। अच्छा, क्वेश्चन 9 पे आ जाए। इन अ स्विमिंग मैच बिटवीन टू स्कूल्स सी एंड डी, सवाल बहुत गौर से पढ़ें क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। इन अ स्विमिंग मैच बिटवीन टू स्कूल सी एंड डी, टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्कूल took part in each event। नहीं समझ आया? दोबारा पढ़ें। इन अ स्विमिंग मैच, उर्दू में कन्वर्ट करते जाएं। एक स्विमिंग मैच में दो स्कूल के दरमियान स्विमिंग मैच हुआ, एक स्कूल का नाम था सी, एक का नाम था डी। टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्कूल टुक पार्ट इन ईच इवेंट। इससे पता चलता है इस लाइन से कि भाई इवेंट्स एक से ज्यादा थे, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। तो मुख्तलिफ इवेंट्स में हर स्कूल के दो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। दो स्टूडेंट हर स्कूल से टॉपर निकाले गए, स्कूल सी के दो टॉपर, स्कूल डी के दो टॉपर, उन दो को निकाला गया, यहां से दो को निकाला गया। कितने बच्चे हो गए? 4। इन 4 बच्चों ने कंपटीशन लड़ा, मुख्तलिफ इवेंट्स हुए। 4 में से कोई एक फर्स्ट आएगा, कोई एक सेकंड आएगा, कोई एक थर्ड आएगा, कोई एक फोर्थ आएगा, है ही 4 बच्चे। तो आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ प्लेसेस ईच स्कूल गेन्ड इन ईच पोजीशन इज शोन इन द टेबल बिलो। कितनी पोजीशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भाई बच्चे ही 4 थे तो इससे ज्यादा कोई पोजीशन थोड़ी हो सकती हैं। अब 4 स्टूडेंट्स ने जब कंपटीशन लिया, बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया,
तो हर इवेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशंस आई होंगी, और हर इवेंट में एक ही पोजीशन होती है ना। फर्स्ट पोजीशन तो एक ही होती है, एक सेकंड होती है, एक थर्ड होती है, एक फोर्थ होती है। जब एक इवेंट होता है तो हर इवेंट में एक पोजीशन आती है, फर्स्ट भी एक होगी, सेकंड भी एक होगी, थर्ड भी एक होगी, फोर्थ भी एक होगी। एक इवेंट में एक एक पोजीशन होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां लिखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन जो स्कूल सी की थी वो 6 थी, और स्कूल डी की 4 थी। सेकंड पोजीशन स्कूल सी की 3 थी और स्कूल डी की 7 थी, एंड थर्ड 5 5 है, फोर्थ 6 4 है। पहले पार्ट में पूछा है व्हाट डज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच कॉलम ऑफ ए रिप्रेजेंट। अच्छा, अगर आप देखें ना तो ये ए मैट्रिक्स एज इट इज जो टेबल बना हुआ है ना, ये वही है, 6 4 3 7 5 5 6 4। अगर आप देखें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ, और ये स्कूल सी है और ये स्कूल डी है। कह रहा है व्हाट डज द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम ऑफ ए रिप्रेजेंट। कॉलम कितने ए में? 4। तो बोला ये पहला कॉलम है ना 6 4 वाला, मैं ऐड करूंगा तो 10 आ जाएगा। दूसरे कॉलम में उसका भी आंसर 10 है, तीसरे का भी 10 है, चौथे का भी 10 है। तो बोल रहा है यार ये हर कॉलम का जो सम है, हर कॉलम में जो एलिमेंट्स है उनका जो सम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा लॉजिक से सोचना है। जब मैंने ए के हर कॉलम को ऐड किया, तमाम एलिमेंट्स को 10 10 10 10 आया, तो ये 10 क्या है कि टोटल फर्स्ट पोजीशन 10 थी, टोटल सेकंड पोजीशंस भी 10 थी, टोटल थर्ड पोजीशंस भी 10 थी, टोटल फोर्थ पोजीशंस भी 10 थी। तमाम पोजीशंस 10 10 आई हैं। इसका मतलब भाई इवेंट्स कितने हुए होंगे? हर इवेंट में एक पोजीशन आती है, हर इवेंट में एक फर्स्ट आती है, एक सेकंड आती है, एक थर्ड आती है, एक फोर्थ आती है। एक इवेंट होगा तो एक एक पोजीशन हो जाएगी, दो इवेंट्स होंगे तो दो फर्स्ट, दो सेकंड, दो थर्ड, दो फोर्थ। जब तमाम पोजीशंस 10 10 10 10 आई हैं, इसका मतलब इवेंट्स भी कितने हुए होंगे भाई? 10 इवेंट्स हुए होंगे। तो पार्ट वन में जो रिप्रेजेंट करना था वो बताना था, पता है क्या बताना था? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस। कहा था ना ईच इवेंट, हर इवेंट में एक पोजीशन आती है। तो क्योंकि 10 फर्स्ट पोजीशंस आई, एक इवेंट में तो एक ही फर्स्ट पोजीशन आएगी ना, तो 10 फर्स्ट पोजीशंस आई, इसका मतलब 10 इवेंट्स हुए थे। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, बस सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स लिख देंगे वो भी काफी है। व्हाट डज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच कॉलम ऑफ ए रिप्रेजेंट। हर कॉलम के एलिमेंट्स का जो सम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। आई एम नॉट श्योर पीछे क्या आंसर है, मुझे याद आ रहा है कुछ सवाल में पीछे के आंसर्स गड़बड़ थे, आई एम नॉट श्योर इसका आंसर क्या है पीछे, लेकिन जो मार्किंग स्कीम का आंसर है वो आपको बता रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स विल बी द करेक्ट आंसर फॉर श्योर। यही अल्फाज एमएस में यूज हुए हुए हैं, तो आप देखना चाहें तो एमएस खोल के भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं सवाल को। द पॉइंट्स अवॉर्डेड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेसेस वर 5 3 1 0। फर्स्ट पोजीशन के 5 पॉइंट्स, सेकंड के 3, थर्ड वाले को 1 पॉइंट और फोर्थ वाले को कोई पॉइंट नहीं। दैट्स दी बात है, फोर्थ वाला तो आखिरी है। और ये मैट्रिक्स बी में बताया गया है, मैट्रिक्स बी इज 5 3 1 0। पहले कह रहा है पार्ट 2 के पार्ट ए में ए बी निकालें। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि यार नंबर ऑफ पोजीशंस को जब नंबर ऑफ पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। कुछ जहन में तो इस तरह की बात आ रही है, लेकिन अभी हम निकालेंगे तो ये तो बात समझ आ जाएगी। 6 3 5 6, 4 7 5 4, ये ए है, और बी है 5 3 1 और 0। अच्छा, पहला कॉलम जो है, पहली रो जो है पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब ये स्कूल सी का था, ये स्कूल डी का था। स्कूल सी वाली पूरी रो जो है नंबर ऑफ पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0। इसी तरह फिर सेकेंड रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि कॉलम तो एक ही है। 4 इंटू 5
प्लस 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। अब अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोचें तो क्या हो रहा है, स्कूल सी की 6 फर्स्ट पोजीशंस आई थी और हर फर्स्ट पोजीशन पे 5 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 6 5 30 पॉइंट्स मिल गए स्कूल सी को। फिर 3 सेकंड पोजीशन आई थी और सेकंड पोजीशन में 3 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 3 3 9, 5 1 5 एंड 6 0 0। अब अगर मैं टोटल करूं उसको तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, 30 प्लस 9 39, 39 प्लस 5 इज 44 और 6 इंटू 0 का 6, नीचे 4 20, 20 प्लस 21 41, 41 प्लस 5 46 प्लस 0 हो गया। अच्छा 44 46 आ रहा है, इसका मतलब स्कूल सी के टोटल पॉइंट्स हैं 44, स्कूल डी के टोटल पॉइंट्स हैं 46। अगर आप थोड़ा भी सवाल का सिनेरियो देखें और उसके बाद मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगी कि आंसर में क्या पता चल रहा है। तो पार्ट बी में यही पूछा है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज शोन बाय ए बी, व्हाट इंफॉर्मेशन इज शोन बाय ए बी का आंसर क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स of both schools, of each school, the total number of points of school C and D respectively. टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ स्कूल सी एंड डी, 44 जो है स्कूल सी के पॉइंट्स हैं और 46 स्कूल डी के पॉइंट्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमें बताई जा रही थी मैट्रिक्स से जो हमने बतानी थी। अच्छा, और इस आंसर को देखकर ये भी पता चलता है कि स्कूल डी इज द विनर, लेकिन इसने पूछा नहीं है, इससे सिर्फ इतना पूछा है कि इंफॉर्मेशन क्या पता चल रही है। तो इंफॉर्मेशन ये है कि सी के स्कूल सी के टोटल पॉइंट्स 44 है और स्कूल डी के 46। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ईच स्कूल या ऑफ स्कूल सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अच्छा पार्ट 3, इट वाज सजेस्टेड दैट द पॉइंट्स awarded for first, second, third and fourth places should have been 5 3 2 1। सजेशन क्या है भाई कि ये जो आपने 5 3 1 0 वाला मैट्रिक्स बनाया था ना, जो पॉइंट्स आपने 5 3 1 0 डिसाइड किए थे पहले, किसी ने सजेस्ट किया कि ये 5 3 2 1 होना चाहिए। Would this suggestion have made any difference in to which school won this match? क्या इस सजेशन से कोई तब्दीली आई होगी? Show clear working to justify your answer। तो भाई पहले तो हमें मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे बताएंगे हम। इसका मतलब a को b से मल्टीप्लाई किया था और b 5 3 1 0 था, 5 3 1 0 के बजाय ये हो जाएगा 2 1। 6 3 5 6 4 7 5 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 3 2 1 से। जैसे यहां मल्टीप्लिकेशन हुई थी 6 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 की बजाय 5 इंटू 2 हो जाएगा, यहां तब्दीली आएगी, यहां चेंज आएगा, यहां चेंज आएगा, यहां, ये 4 एलिमेंट्स चेंज होंगे। तो 30 प्लस 9 39, 39 ये हो जाएगा 5 2 10, 39 प्लस 10 49 एंड 49 प्लस 0 49 आ जाएगा ये। 30 प्लस 9 39, 39 प्लस 10 49 और फिर सेकंड वाला 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 21 41 41 41, एक मिनट, 20 21 और 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से 10 और 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अच्छा ऊपर भी थोड़ा चेंज आएगा, 6 भी मल्टीप्लाई होगा 1 से, मैंने 6 ऐड नहीं किया था, 6 भी मल्टीप्लाई होगा 1 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और 10 और यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1। इस शॉर्टकट के चक्कर में ना थोड़ा टाइम हमारा लग गया इसमें। 55 है ये, 41 51 55, आंसर आ रहा है 55 55। आंसर निकाल लिया ना, यहाँ आंसर आ रहा है 55 55। Would this suggestion have made any difference to which school won this match? अब स्कूल सी स्कूल डी के
स्कोर्स हो गए 55-55। क्या इस सजेशन से फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। इस सजेशन से ड्रॉ हो गया। पहले जो था उसके मुताबिक डी स्कूल डोमिनेट कर रहा था, जीत रहा था, और अब जब चेंज लाए तो अब क्या हुआ? ड्रॉ हो गया। तो मैंने कहा यस, दिस सजेशन विल मेक अ डिफरेंस। प्रीवियसली स्कूल डी वाज विनिंग बट नाउ इट्स अ ड्रॉ। नाउ इट्स अ ड्रॉ, इट्स अ टाई बिटवीन स्कूल सी एंड स्कूल डी। तो यस, द आउटकम हैज चेंज्ड। बस यही बताना था वर्किंग के साथ। वर्किंग हमने कर दी, अब कंक्लूजन लिखना था, यस दिस विल मेक अ डिफरेंस, नाउ इट्स अ टाई। सही भाई, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, अच्छा सवाल था, जरा सोचना पड़ता है इसमें, तो सवाल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। अच्छा फिर 10A पूछा गया था मुझसे, 10A स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट अगर नहीं लिया अब तक तो। अच्छा 10A इज वेरी सिंपल, द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 14। तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालें, 14 से इक्वेट कर दें। डिटरमिनेंट आएगा k इंटू 2 2k माइनस 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 इज -5, तो 2k माइनस -5 इज इक्वल टू 14, 2k प्लस 5 इक्वल टू 14, 2k इज इक्वल टू 9 एंड k इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 4.5। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट 14 है, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालें और 14 से इक्वेट कर दें। तो 2k माइनस -5, प्राइमरी डायगोनल मल्टीप्लाइड माइनस सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लाइड, एंड द आंसर इक्वेटेड टू 14। Very simple question. Let's move on to the next one. 13A. A part 1. Evaluate 4C minus 2A. तो बहुत सिंपल है, पार्ट 1 इवेल्युएट हो जाएगा 4C minus 2A। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 0 0 1 minus 2 times A, and A is 1 minus 3 3 minus 2। सबसे पहले 4 स्केलर है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे C से, तो 4 मल्टीप्लाई होगा C के हर एलिमेंट से, इट वुड बिकम -4 0 0 एंड 4। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि -2 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 -3 3 -2 से, या सिर्फ 2 को? तो भाई माइनस को यही रहने दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करें। अगर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, इससे आपको कंफ्यूजन आ सकती है। लेकिन अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है तो आप ये सोच लें कि जब -2 पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हट जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस रखना चाहते हैं तो फिर सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, 2 - 3 is -6, दिस इज 6, दिस इज -4। मैंने सिर्फ 2 मल्टीप्लाई किया, माइनस अपनी जगह मौजूद है। अब जब ये इस फॉर्म में आ गए तो अब सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, -4 -2 -6, 0 माइनस -6, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। 0 माइनस -6 6, 0 माइनस 6 इज -6, 4 माइनस -4 इज 8, क्योंकि 4 + 4 हो जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर। ये हो गया 4 का 13 का पार्ट ए का पार्ट 1। अच्छा पार्ट 2, गिवन दैट बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। कह रहा है बी जो है वो ए इनवर्स के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो वेरी सिंपल है, ए का इनवर्स निकाल लें आप, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट -2 माइनस -9, तो -2 + 9 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट हो जाएगा -2 1, और ये हो जाएगा 3 - 3। तो ये हो जाएगा 1/7 -2 3 -3 1, और अगर आप इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दें तो -2/7 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/7 -3/7, एंड ये आ जाएगा 1/7। आपका ए इनवर्स ये आया। एग्जामिनर कह रहा है ए इनवर्स तो बी के बराबर है।
तो बी क्या था, चले ए इनवर्स जो हमारा आंसर आया उसको बी से इक्वेट कर देते हैं। तो बी है -2p 3p -3p एन पी। आप देख सकते हैं अगर मैं इक्वेट करूं तो p की जगह पे क्या आ रहा है 1/7। द वैल्यू ऑफ p इज 1/7। डायरेक्टली निकल रहा था p, डायरेक्ट निकाल लें, वरना अगर आप कोई और एलिमेंट को इक्वेट करना चाहते हैं तो भी मसला नहीं है। जैसे -2p को अगर आप -2/7 से इक्वेट कर देते, -2p इक्वल्स टू -2/7, माइनस माइनस कट गया, p इज इक्वल्स टू 2/2 इंटू 7 हो जाएगा, 2 और 2 भी कट जाएंगे, यहां से भी p का आंसर 1/7 आएगा। तो किसी भी टर्म को इक्वेट करें आंसर p का 1/7 ही आना है। ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 3, फाइंड द 2x2 मैट्रिक्स x वेयर ax इक्वल्स टू c। ये तो नोट्स में मैंने कवर किया एरिया। ax इक्वल्स टू c और x निकालना है, तो x निकालने के लिए a को वहां भेजेंगे, क्योंकि a x से पहले है, लिहाजा a का इनवर्स वहां जब जाएगा तो c से पहले आएगा। प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई लंबा मेथड बताया था, शॉर्टकट बताया था। ax इक्वल्स टू c है, जब a वहां जाएगा तो इट वुड बिकम a इनवर्स, तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स c। तो यहाँ क्या करना होगा, a इनवर्स को c से मल्टीप्लाई करना होगा। a का इनवर्स तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, a का इनवर्स जो पार्ट 2 में निकाला था, a इनवर्स लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स c लिखेंगे जो -1 0 0 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक और मैट्रिक्स आ जाएगा। a इनवर्स भी निकाल चुके, c गिवन है, मल्टीप्लिकेशन हम पहले से जानते हैं, तो पार्ट 3 भी आसानी डील हो जाएगा। द मैट्रिक्स C रिप्रेजेंट द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन T। अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा, लिहाजा ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कवर होगा। टू बी कवर्ड विद ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच विल बी कवर्ड लेटर। पार्ट 4 एट द मोमेंट इज नॉट पॉसिबल। सही जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते। इसके बाद 20B पार्ट 2। बिल्कुल सही, 20 का B पार्ट 2 भी अभी नहीं हो सकता बिकॉज इट बिलोंग्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, टू बी कवर्ड लेटर। अभी काट दें, टू बी कवर्ड लेटर। अच्छा, उसके बाद आ जाए 22B। 22 का पार्ट बी, द मैट्रिक्स M satisfies the equation। क्वेश्चन 22 पार्ट बी, 8 multiplied by 3 0 -1 2 plus 5 times M is equals to M। फाइन M। चलिए देखें, अब देखें कैसे करना है। पहले तो 8 को मल्टीप्लाई कर दें, 8 3 24, 8 0 0, 8 -1 -8, 8 2 16। अब क्या करें, 5M को वहां भेज दें, M -5M हो जाएगा, ये हो जाएगा -4M, और यहाँ पर है 24 0 -8 16। अच्छा, M के साथ जो -4 है वो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा -1/4। यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ, जब 1 इसके नीचे आएगा तो हो जाएगा -1/4। 24 0 -8 16 इज इक्वल टू M। अब -1/4 को इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई कर दें, तो -1/4 इंटू 24 इज 24 अपॉन -4 कितना होता है, -6 0 2 एंड -4। इस फॉर्म में भी आंसर देते तो कोई मसला नहीं था, बहरहाल ये फॉर्म सबसे बेस्ट है जो मैं एंड में दे रहा हूँ। देने को ऊपर वाली फॉर्म में कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर फॉर्म ये वाली है जो मैंने दी है। दिस विल बी योर आंसर। ये हो गया 22 का पार्ट बी। जिसको मसला था वो स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट।
30C का पार्ट 2। तो 30C में मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था, पार्ट 1 में हो गया। सी पार्ट 2 में B+3 आए, B+3 times identity matrix is equals to A, where I is the 2x2 identity matrix। नहीं भी बोलता तो पता है मुझे, find B। तो सिंपल है, B निकालने के लिए A में माइनस कर देंगे 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इक्वेशन की तरह हेरा फेरी करें, B+3 इक्वल्स टू A, तो B इक्वल्स टू A माइनस 3 है। A है 1 0 -2 4 माइनस 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें याद होना चाहिए 1 0 0 1। जैसे पहला सवाल कवर किया था, -3 पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अपनी जगह बरकरार रहेगा। माइनस अपनी जगह रखते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इट वुड बिकम 3 0 0 3। 1 -3 करेंगे इट वुड बिकम -2, 0 -0 करेंगे इट वुड बिकम 0, -2 -0 करेंगे इट वुड बिकम -2, 4 -3 करेंगे इट वुड बिकम 1। This will be your answer. The answer of matrix B is -2 0 -2 0 -2 1। ये लास्ट सवाल था जो मुझसे पूछा गया था। उसके बाद इतने ज्यादा सवालात भी नहीं हैं, और सारे टेक्निकल सवालात हमने वैसे ही सॉल्व कर लिए हैं, बाकी सब सिंपल ही है। सही है जनाब। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव था कि मैट्रिसेस के तमाम सवालात हम वाइंड अप कर दें। तो क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है? सबकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं? कोई और मसला तो नहीं है किसी को? लिख दें ऑल प्रॉब्लम सॉल्व, ताकि मुझे पता चल जाए इंडिविजुअल बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है सबकी। चलें, ज़बरदस्त। अल्लाह का बहुत फजल है, अल्लाह का बहुत करम है कि आज की क्लास हमारी जो है वो कामयाब रही और सारे मसले मसाइल डिस्कस हो गए। जितने भी मसले आप लोगों ने आज डिस्कस किए थे, जो मुझसे डिस्कस कर लिए हैं, उसको दोबारा से ट्राई कीजिएगा, कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स करके मैट्रिसेस लॉक कर लीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत आसान टॉपिक है, बस बेसिक चीज़ें थी जो डिस्कस कर ली। तो इंशाल्लाह आगे भी तमाम सवाल हम मैट्रिसेस से कर पाएंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास का यहीं इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।